हेलो बच्चों। आइए आइए लिख। आज ये सब लाइव आप लोगों को बता दिया गया था कि आज का जो हमारा ये क्लास रहेगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो इस बार क्लास 10th के एग्जाम में अ, बैठने वाले हैं। जो भी सेंटर कैंडिडेट हैं उन सारे बच्चे का क्लास आज है साइंस के फिजिक्स टॉपिक का। फिजिक्स में जो कि हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका हम लोग आज एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने आपको पहले से बता दिया था। तो आपके कांटेक्ट में जितने बच्चे हैं सबको आप यह मतलब लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो फटाफट इस चैनल से जुड़ जाए और हम क्लास को बहुत जल्दी क्या कर पाए, शुरू कर पाए। सबों को मेरा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो। प्रियांशु, किशन, मयंक राज, बिट्टू कुमार, सिंह सचिन, फ्यूचर डॉक्टर। वाह वाह, फ्यूचर डॉक्टर फ्यूचर इंजीनियर साहब कहाँ हैं? आप हैं अखिलेश यादव। गुड नाइट सर। अरे नाइट अभी मत बोलो, अभी तो क्लास करनी है हमें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबों को हमारा गुड इवनिंग। फटाफट फटाफट लिंक शेयर कीजिए सब, क्लास स्टार्ट करनी है। सत्यम राज, मयंक राज, पूजा रॉय ने वहीं से हम देखते हैं। सामने रख दीजिए, इसको बंद कर देते हैं। हाँ, हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूजा रॉय। गुड इवनिंग सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। फटाफट जुड़ जाइए सब ताकि हम अपने क्लास को शुरू कर पाए। सबका तो मैं नाम नहीं ले सकता, है ना। आज कम की गुड इवनिंग अखिलेश यादव। चलिए तो अभी का क्लास अब स्टार्ट किया जाए। चलिए तो अब हम लोग समय को गवाए बिना अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबों को मेरा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है दोस्तों, साइंस के एक पार्ट जिसका नाम आप देख पा रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें कि हम लोग इसमें हमारा जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों, उन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमने मिक्स कर दिया है। जिसमें कि आपका कुछ लाइट से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, परावर्तन से भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ अपवर्तन का भी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है।
तो इन सारे क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेलो हेलो, सबों को मेरा नमस्ते, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय हनुमान, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना दोस्तों, या फिर जो क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में पूछने वाले हैं, जितने भी संभावित प्रश्न हैं, जो लगता है कि आने वाले एग्जाम में, आपका जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके सामने करूंगा और सारे क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखूंगा। तो यह जो वीडियो है आज का, जो यह फर्स्ट वीडियो है सबों के लिए, है ना, सही बच्चे के लिए फिजिक्स के परावर्तन तथा अपवर्तन का फर्स्ट वीडियो है। और इसको हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया है, जिसमें कि आज फर्स्ट पार्ट में कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और फिर आने वाले समय में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो हमने प्रकाश को अलग अलग पार्ट में, ताकि एक ही दिन में आपको बर्डन ना लगे। अगर मान के चलिए मैं एक ही दिन में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं तो आपको भी लगेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन एक ही दिन में हम लोगों को करना पड़ रहा है। आप लोग को ज्यादा होम टास्क करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन को और बारीकी से समझना है ना। और इस तरह से करना है दोस्तों कि आज हम लोग जितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या पढ़ेंगे, उन सारे क्वेश्चन में से अगर किसी तरह के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों को करनी है ना। तो अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आने वाले समय में दोबारा हमको वो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना हो, है ना दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाए अब जो भी जुड़ गए हैं अब क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे, और साथ ही साथ जो नहीं जुड़े हुए हैं, प्रियांशु कुमार हेलो हेलो, आपके सर्किल में जितने भी फ्रेंड हैं उन सारे को आप क्या कीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो फटाफट क्या हो जाए, जुड़ जाए। और आप हैं अभिनव पटेल, पंकज कुमार, बिल्कुल बिल्कुल, प्रियांशु कुमार, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है। सभी बच्चे को, जितने बच्चे लाइव क्लास में अटेंड हैं उन सारे बच्चे से मैं यही कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आज हैं, इसमें आज के इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद से करना है। और मैं जानता हूं कि आप करेंगे, क्योंकि आपको वो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है, उन सारी चीजों को आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप सबके सब पहले आप लोग आंसर करेंगे, फिर बाद में मैं उस पर डिस्कस करूंगा, है ना। तो आप लोगों को तैयार रहना है, क्वेश्चन देखना है और आंसर टिक करना है ना। ऑप्शन आपको देख लेनी है और आपको टाइप करना है, आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी हो, जिसको जो लगेगा आप वो टाइप करेंगे, है ना। तो सब बिल्कुल सजग हो जाएं। और आपके सामने अब आने वाला है आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अब इसका आंसर आप लोग टिक करें। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की किरण गमन करती है। देखिए बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण जो है गमन करती है। चलिए आंसर कीजिए आप सबके सब फटाफट। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेलो हेलो हेलो, आंसर आंसर, अब आंसर आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण, जो किरण होती है, जो रे होती है, वो किस रास्ते पर चलती है, सीधा रास्ता में चलती है, टेढ़ा रास्ता में चलती है, या किसी भी रास्ते में चलने लगती है, या इनमें से कोई नहीं, किसी रास्ते पर कभी चलती नहीं है। उसके चलने की जो दिशा होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, सीधी होती है, टेढ़ी होती है, या किसी भी दिशा में होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं था। बहुतों का आंसर आ गया है और सबका आंसर है ए, और हमें भी लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में, सीधी रेखा में, है ना। किस रेखा में करती है दोस्तों, सीधी रेखा में। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च को जब आप जलाएंगे तो उससे जो भी किरण निकल रही होंगी वो सारी किरणें बिल्कुल सीधा, है ना, ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि वो टेढ़ा टेढ़ी जा रही है, बिल्कुल सीधा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की जो किरण है वो गमन करती है किस रेखा में, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधी रेखा में। चलिए बिल्कुल सही, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे ने आंसर किया है ए, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसका आंसर बताइए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम होने से पहले आप पहले यह तो जान लीजिए कि प्रकाश का वेग अधिकतम कब होता है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कब होता है, कहां होता है, तो वो होता है दोस्तों वैक्यूम में। कहां होता है, वैक्यूम में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात। क्या कहते हैं दोस्तों, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और कितना होती है, तो वो चीज तो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और यह चाल सबसे क्या होती है, अधिक होती है, मैक्सिमम। निर्वात से अधिक प्रकाश की चाल कहीं होती नहीं है, कहीं होती है, नहीं होती है। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है वेग न्यूनतम कहां होता है। बहुत बच्चे का आंसर आ रहा है ए, जो कि बिल्कुल गलत है। अरे ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए मतलब क्या, निर्वात। ए में क्या दिया हुआ है, निर्वात। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे क्या होती है, अधिक होती है। सबसे क्या होती है, अधिक होती है। तो हमें तो अधिक टिक करना नहीं है, हमें क्या बताना है, न्यूनतम। न्यूनतम को हम लोग मिनिमम कहते हैं। कम किस में होगा, प्रकाश की चाल किस माध्यम में कम होगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कांच में। क्या हो जाएगा दोस्तों, कांच में। क्यों, क्योंकि निर्वात में सबसे अधिक होती है, और उससे थोड़ा सा कम पॉइंट में आता है जिसको हम लोग वायु कहते हैं। और लगभग हम लोग निर्वात और वायु में मतलब कह देते हैं कि बराबर ही होता है, 2.99 समथिंग होता है। तो हम कह देते हैं कि निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। अगर हमारा निर्वात प्रकाश की चाल के बारे में पूछे या वायु में प्रकाश की चाल के बारे में पूछे, अगर इन दोनों में कह दे कि सबसे अधिक किस में होता है, तो मैं आंसर करूंगा निर्वात में। लेकिन अगर बात करें कि निर्वात और वायु में जनरली हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की चाल लगभग क्या होती है, बराबर होती है दोस्तों। उससे कम होता है जल में, और सबसे कम किस में होता है, कांच में। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। आंसर क्या हो जाएगा, कांच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, है ना। जब आप ड्राइव करते हैं तो आपके सामने जो मिरर लगा होता है, दर्पण जो लगा होता है, चालक के सामने आपको कुछ पता रहे या ना रहे, क्या लगा होता है, दर्पण। क्या लगा रहता है दोस्तों, दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। कौन सा दर्पण लगा रहता है, आप लोग कमेंट कीजिए। कौन सा दर्पण लगा रहता है, कौन है जी, कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल। बहुतों का आंसर बिल्कुल सही है। आप हैं प्रिया अंशु, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। और आप हैं सिंह सचिन। सिंह सचिन, आप कहां भटक रहे हैं, आप अवतल दर्पण कैसे बोल रहे हैं, अवतल दर्पण नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। अगर हेडलाइट की बात कहते दोस्तों, मोटर कार के हेडलाइट में या सर्च लाइट में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको याद करना है कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग आप पढ़े होंगे हेडलाइट और सर्च लाइट में। किसमें किसमें, हेडलाइट और किसमें, सर्च लाइट में। जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वैसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहा जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, तो वो होता है काल्पनिक। कैसा होता है दोस्तों, काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक। कैसे, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, आप अगर अपने लेफ्ट हैंड को उठाते हैं तो आपका वहां पे दिखता है राइट हैंड। ऐसा आपने फील किया होगा। जब राइट हैंड आप उठाते हैं तो आपको वहां दिखता है लेफ्ट। तो सही दिख रहा है कि गलत दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे क्या दिख रहा है।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही सिंपल है। कहता है दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए इसका आंसर बताइए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डायोप्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। किससे करते हैं, डी से। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। जो लाइट रे होती हैं, जो प्रकाश की किरण होती है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो किरण आरेख की सहायता से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किरण आरेख की सहायता से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2D क्षमता वाले, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 2D, 2 डायोप्टर। डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2D। अगर डी लिखा हुआ है तो डी का मतलब हो जाता है क्या, डायोप्टर। क्या हो जाता है दोस्तों, डायोप्टर। और डायोप्टर ये जो होता है ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस क्षमता का क्या है, एसआई मात्रक। चलिए आप पढ़े होंगे जब हमारा पावर दिया हुआ है, ये क्या है दोस्तों, पावर पी, तो हमसे पूछ रहा है फोकसांतर। फोकस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। तो पी बराबर हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, 1/f, लेकिन हमें सेंटीमीटर में आंसर करना है। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इक्वल टू 1/f, इसलिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ये मीटर, अगर इसको हम सेंटीमीटर में बनाना चाहें तो ये कट जाएगा 50 बार में, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं आपको 50 सेंटीमीटर दिख रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए वेरी सिंपल, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर क्या है, 50 सेंटीमीटर है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका f, जिसको हम लोग फोकसांतर कहते हैं, ये कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है उसकी क्षमता, क्षमता को हम लोग कहते हैं क्या, p, पावर ऑफ लेंस। p का वैल्यू हमसे पूछा है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, p इक्वल टू होता है 1/f। तो 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, f 50, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये कट जाएगा 50 दूनी 100। तो कितना डायोप्टर आ गया, 2 डायोप्टर। कितना आ गया दोस्तों, 2 डायोप्टर। और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उसका जो परिमाण होता है वो हमेशा धनात्मक में ही होता है। किसमें होता है दोस्तों, धनात्मक में। तो हमारा आंसर हो जाएगा +2D। कहीं ना कहीं आपको +2D दिख रहा होगा, +2D इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है लगता है कुछ बच्चे का दिमाग भटक रहा है ना विकास जी, ध्यान कहीं और होना चाहिए, ध्यान कहीं और हो रहा है। ध्यान को केंद्रित करो, नहीं तो भटक जाओगे। होता क्या है ना कि आज के जमाने में बहुत सारे स्टूडेंट बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार होने का सबसे बड़ा मकसद जानते हैं, इसका कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसमें पेशेंस नहीं होता है, उसमें धैर्य नहीं होता है। और जब तक अपने आप को संभाल कर नहीं रखते हैं, जब तक अपने आप को डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करवाते हैं, जब तक आप शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं, तो फिर आप अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सक्सेस होने का सबसे मूल मंत्र यही है कि अपने आप को शिष्ट बनाकर रखें, अपने आप को शिष्टाचार के अधीन रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आज तक
जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, अगर उनके बायोग्राफी को देखा जाए तो आप उसके बारे में यह देख पाएंगे कि उन्होंने कभी किसी को समझाने का प्रयास नहीं किया है, बस उन्होंने अपने आप को समझने का प्रयास किया है। और जिसने अपने आप को समझने का प्रयास कर लिया, अंततः वही आदमी सक्सेस हो जाता, वही सफल कहलाता है। तो आजकल के जमाने में क्या होता है ना दोस्तों, अपना समझता बहुत कम है, समझाता बहुत ज्यादा है। तो जो सिर्फ समझाता रह जाता है, दुनिया में उसके जैसा महाबेवकूफ इंसान कोई नहीं होता है। तो दूसरे को समझाने से पहले खुद को उस माहौल में ढालना पड़ता है। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको बस एक ही मंत्र अपनाना पड़ेगा, और वो है अपने को समझाना, अपने को समझना, है ना दोस्तों। तो इन चीजों का भी ख्याल रखें और अनुशासन में ही रहें, सदाचार का पालन करें, अनुशासित बनकर रहें, तब जाकर के आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस करेंगे और आप में वो हैसियत आएंगी कि आपका इमेज कहीं किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आप उससे भी ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से अपने आप को बनाकर रखने चाहिए, अपनी नजरिया को अच्छे बनाकर रखनी चाहिए। अगर आपकी नजरिया अच्छी नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी का जो क्लास हो रहा है, लाइव क्लास हो रहा है, बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत बच्चे का ध्यान यहाँ है तो बहुत बच्चे का ध्यान कहीं और है। तो अगर ध्यान तुम्हारा केंद्रित नहीं होगा ना, तो एक दिन तुम रसातल चले जाओगे, और वहां चले जाओगे, फिर वहां से दोबारा तुम आ नहीं सकते। एक बार जब ट्रैक पर से जो पटरी होती है, पटरी पर से अगर ट्रेन उतर जाती है ना, तो चढ़ने में बहुत समय लगता है, उतरने में समय नहीं लगता है, बहुत कम समय में उतर जाएगी। लेकिन जब एक बार उतर गई तो फिर चढ़ने में इतना समय लग जाता है कि तब तक समय कहां से कहां पहुंच जाता है। तो अपने आप को सक्सेस करना है, अपने आप को अगर अच्छा करना है, अपने हैसियत को अच्छा बनाना है, उस लायक बनाना है जैसा आपने अपने बारे में सोचा, जैसा आपके मम्मी पापा आपके सपना को सजा कर रखे हुए हैं, अगर उनके सपना को साकार करना है तो आपको अनुशासन में ही रहना पड़ेगा और आपको अपने आप को समझना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे और अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तो फिर आप कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये एक मूल मंत्र है किसी भी बच्चे के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो या किसी भी फील्ड में आप पढ़ रहे हो, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप जितने भी युवा हैं उन सारे के लिए ये मूल मंत्र है। अपने आप को शिष्टाचार में रखें, अनुशासन में रहें और अपने आप को समझने का प्रयास करें, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई इसका आंसर करो। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किरण पुंज। इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं। प्रकाश पुंज बोलो या किरण पुंज बोलो, इसका मतलब होता है किरणों का समूह, किरणों का समूह। इसका मतलब ये हो गया कि एक किरण वहां पे नहीं है, वहां पे कितनी किरण है, बहुत सारी, बहुत अधिक किरण। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं या बल्ब जलता है तो उससे जो भी प्रकाश निकल रहा होता है तो वहां पे एक किरण का प्रकाश तो है नहीं, वहां पे ढेर सारी किरण का प्रकाश है ना दोस्तों। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब जैसे प्रकाश स्रोत, कोई कहेगा प्रकाश स्रोत फिर क्या हुआ, तो जिस माध्यम से वह प्रकाश निकल रही है या किरणों का जो समूह है जिस माध्यम से बाहर आ रही हैं, उस वस्तु को क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ लाइट, उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। लेकिन यहां पे तो क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किरण पुंज, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी अभी आप लोगों ने देखा, और आप लोगों इससे पहले वाले क्वेश्चन है ना, इससे पहले जो किया, उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपको बता दिया था कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की याद रखें, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ना,
अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता, ओहो यहां भी आ ही गया, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों? ऋणात्मक। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? फटाफट, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? बिट्टू कुमार चलिए इसका आंसर कीजिए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? यहां पे आपको हम 4 चीज बताने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला बात, एक तरफ आप लिखिए दर्पण और एक तरफ आप लिखिए लेंस। एक तरफ दर्पण तो दूसरे तरफ क्या? लेंस। एक तरफ दर्पण, दूसरे तरफ लेंस। अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में भी 2 तरह का दर्पण, 2 दर्पण की बात करते हैं। एक दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल, तो दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल, है ना दोस्तों। और अगर हम लेंस की बात करें, अगर हम लेंस की बात करें तो एक लेंस का नाम है अवतल, तो दूसरे लेंस का नाम क्या हो जाएगा? उत्तल। अब देखिए यहां पे आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर दर्पण में अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिसारी दर्पण। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आ ही जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपसारी दर्पण। याद रखेंगे, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। जैसे ही लेंस में यह बातें होती हैं तो उसका विपरीत हो जाता है। मतलब अगर लेंस की बात की जाए, अगर हम अवतल लेंस की बात करें, किसकी बात करें? अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिसारी लेंस। बिल्कुल उल्टा, दर्पण में जो अवतल था लेंस में वो उत्तल हो गया। ध्यान से देखिए, दर्पण में जो अवतल था लेंस में वो क्या कहलाया? उत्तल। दर्पण में जो उत्तल था लेंस में वो क्या कहलाया? अवतल। यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो जरा देखिए उत्तल लेंस का नाम क्या है? उत्तल लेंस का नाम क्या है? अभिसारी लेंस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ओह फिर से वही बात, अब आ गया अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो आप याद कीजिए, अवतल दर्पण को क्या बोले थे? तो अवतल दर्पण को हमने कहा था अभिसारी दर्पण। अवतल को हमने क्या कहा था? अभिसारी। तो अवतल लेंस का नाम क्या हो जाएगा? तो अवतल लेंस का हो जाएगा अपसारी। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? अपसारी। अभी हमने सबका नाम लिख ही दिया था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? चलिए इसका आंसर कीजिए। लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है? जल का होता है, कांच का तो होता ही है, प्लास्टिक का भी होता है, तो किसका नहीं होता है? मिट्टी का। तो मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है। कौन? मिट्टी। मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। लेकिन मिट्टी का इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मिट्टी का उपयोग किसी चीज को बनाने में नहीं किया जाता है।
मिट्टी का उपयोग तो मानव के शरीर की भी रचना में हुई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से मिलकर यह शरीर का निर्माण हुआ है। पता है ना, तो मिट्टी का बहुत बड़ा रोल प्ले है कि नहीं। देखिए दोस्तों, जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं ना, जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो अपने आप पर केंद्रित करना पड़ेगा। अपने आप को केंद्रित करो। मैं बार बार क्लास में भी यह चीज बच्चों को बताता हूं कि तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा, मान के चलो एक बच्चा है जिसका उम्र है मान लो 5 से 6 महीने, 6 से 7 महीने या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा मान लेते हैं, जो कुछ कुछ बोलता भी है। वैसे बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। उसके मन में किसी तरह का कोई तनाव नहीं होता है। उसके मन में सिवाय अपने खाने योग्य पदार्थ के अलावा किसी चीज के बारे में वो सोचता तक नहीं है। वह कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे यह पहनना है, वह कभी ये नहीं सोचता कि मुझे वहां घूमना है, ऐसा नहीं सोचता है। उसका माइंड बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका मस्तिष्क फ्री नहीं, धीरे धीरे क्या होने लगता है, कहता है ना उम्र के बढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि ज्ञान की कहीं ना कहीं कमी ही हो गई। कमी कैसे हो गई? जब वो बच्चा था, जिसमें छोटा बच्चा था, उस बच्चे को जब एक बार कोई चीज सिखा दिया जाता था तो वो कभी भूलता नहीं था। अगर उसको किसी आदमी का चेहरा दिखा दिया और कह दिया कि ये तुम्हारे अंकल हैं, तो वह अंकल 10 दिन बाद भी अगर उसके सामने आएगा तो उस आदमी को वह अंकल ही बोलेगा। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको कितना भी अगर सिखाएंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, 2 मिनट याद रहेगा, 5 मिनट के बाद कहेगा सर सब गोल हो गया, कुछ याद ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है आपका मस्तिष्क, वो केंद्रित नहीं हो पा रहा है, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो पढ़ाई में मन को कैसे लगाया जाए? तो पढ़ाई में मन को लगाने का बस एकमात्र उपाय यह है कि आप अपने आप को पहले स्थिर कर लें। आप अपने आप को बचा कर रखें। किससे बचा कर रखें? भीड़ से बचा कर रखें। अलग रहना सीखें, एकांत में रहें। जब आप एकांत में रहना सीख जाएंगे ना, तो फिर आप जिंदगी के हर एक सीमाओं को पार कर जाएंगे। आपका जो लक्ष्य है वह लक्ष्य आपके मुट्ठी में आ जाएगा। जब आप अकेले रहना सीखेंगे, जब आप भीड़ में लेके चलेंगे, बाजार घूमेंगे, भीड़ में रहना पसंद करेंगे, तो फिर आप उसी भीड़ के जैसा, है ना, कहा जाता है ना कि जब बगुला के सामने ढेर सारी मछलियां आ जाती हैं तो बगुला को समझ में नहीं आता है कि किस मछली को पहले खाएं, है ना। ढेर मछली में बगुला क्या हो जाता है, अनहरा जाता है, उसको दिखता भी नहीं है। तो वही वाला हाल हो जाएगा फिर आपका भी, है कि नहीं। तो अपने आप को बचाएं, जितना हो सके अपने आप को एकांत में रखने का प्रयास करें, तब जा करके आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अन्यथा बस भीड़ में, दुनिया में भागदौड़ तो लगा ही हुआ रहता है ना, देख ही रहे हैं आप, बहुत सारा भागदौड़ हो रहा है, यही होता रह जाएगा, है ना दोस्तों। इसलिए अपने आप को एकाग्रचित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा दोस्तों? उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है दोस्तों? तो अवतल से बनता है। किससे बनता है? अवतल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं दोस्तों? 2 नियम, है ना। पहला नियम क्या होता है? पहला होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण
एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बात आप लोगों को पहले से पता था। तो यहां हमें सीखना था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया और लैपटॉप शट डाउन हो गया दोस्तों, है ना। तो मैं आप लोगों को मोबाइल से देख लेता हूं, अपने फोन से ही आप लोगों से बातें कर लेता हूं, क्योंकि लैपटॉप के पीछे अगर रहेंगे तो वो तो धोखा दे दिया। क्या दे दिया, धोखा दे दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है, जरा समझिए। प्रकाश के अपवर्तन में आप 2 बातें पढ़े होंगे, 2 तरह का माध्यम होता है, समझने का प्रयास कीजिए। माध्यम कितने तरह का होता है दोस्तों, 2 तरह का। एक माध्यम का नाम है विरल माध्यम और दूसरे का नाम है सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है जिसमें प्रकाश का वेग, वेग क्या होता है, अधिक होता है। वेग क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। और सघन माध्यम का मतलब क्या होता है, वेग जिसमें क्या होता है, कम होता है। तो अब जरा आप खुद सोचिए, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहें तो प्रकाश की किरण पहले कहां थी, हवा में। तो हवा में थी तो यहां पे वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वेग हो जाएगा अधिक। और फिर कहां प्रवेश कर रही है, कांच में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेग कम। जब अधिक वेग था और अधिक वेग से कम वेग की तरफ आ रहा है, पहले वेग क्या था, अधिक, टकराया, स्पीड घट गया। जब घट जाएगा तो बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे ना बढ़ेगा। तो अधिक वेग से जब कम वेग की तरफ आता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किसके तरफ मुड़ जाता है दोस्तों, अभिलंब की ओर, या हम कह सकते हैं अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है, अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। अगर वही बात होता कि कांच से हवा में प्रवेश करता तो कम वेग से अधिक वेग में जाता। तो अगर ढेर स्पीड से कोई चीज आएगा तो मुड़ेगा कि मुड़िया देगा, क्या हो जाएगा, मुड़िया जाएगा, मतलब वो बहुत दूर चला जाएगा। तो उस केस में वो अभिलंब से दूर हो जाएगा। लेकिन यहां तो कह रहा है कि हवा मतलब अधिक वेग से कम वेग की ओर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जो कैमरा होता है ना, फोटोग्राफी कैमरा, उसका अभिदृश्यक कैसा होता है, तो उत्तल लेंस। उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण। लेंस तो कभी होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। जरा देखिए ध्यान से, फोकस दूरी कितनी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। कहता है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आर हमसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, r/2। एफ का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा r/2। 2 को इधर ले लीजिए तो 10 गुना 2, 10 को 2 से गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर बी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि निर्गत किरण क्या होता है।
जब प्रकाश की किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, किसी परावर्तक सतह से टकराकर किसी दूसरे माध्यम में चली जाती है। मतलब एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात जब पुनः उस माध्यम में आती है ना, जैसे मान लीजिए बीच में यहां पे मान लीजिए एक ग्लास है कांच का और इसमें वाटर है। क्या है दोस्तों, वाटर है। अब जैसे मान लीजिए यहां पानी है और यहां क्या है, यहां तो हवा है, नीचे भी क्या है, हवा है। जब यहां से कोई रे आएगा, यहां से जब कोई रे आएगा तो यहां तो टकराएगा, टकराने के बाद कहीं ना कहीं इस तरह से मुड़ेगा और फिर कहीं ना कहीं यहां भी हवा, यहां भी क्या है, हवा, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से दूर भागेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम में पहले थी, अपवर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम से क्या हो रही है, जा रही है। तो अब जो ये आपतित किरण, पहले इसको आपतित किरण बोले थे, अब अपवर्तित होने के बाद जो आपतित किरण होती है उसको कहा जाता है निर्गत किरण। क्या कहा जाता है दोस्तों, निर्गत किरण। और निर्गत किरण जब अभिलंब के बीच कोण बनाता है तो उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं निर्गत कोण। कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों, निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, निर्गत कोण। कौन सा कोण कहलाता है, निर्गत कोण, जिसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। तरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो आराम से आ जाइए किसके पास, अवतल लेंस के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण को जरा याद कीजिएगा ना, तो दर्पण का जस्ट अपोजिट वाला बात होता है। तो किस दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपको याद होगा उत्तल के द्वारा। तो वहां उत्तल, तो यहां क्या हो जाएगा, अवतल। वहां अगर होता अवतल तो यहां हो जाता उत्तल। तो वहां कौन था, उत्तल, तो यहां हो जाएगा अवतल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर कहता है कि क्या है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही तो निर्धारित होता है। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आप याद कीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, उल्टा। तो जब वास्तविक उल्टा होगा तो काल्पनिक कैसा होगा, सीधा। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं, याद रखना है आप। दर्पण में कितने होते हैं, 1 होते हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो परावर्तक जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो कैसा होता है, उत्तल के जैसा होता है। कैसा है दोस्तों, उत्तल के जैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयुक्त, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बाल दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं अवतल दर्पण। डॉक्टर के द्वारा नाक कान गला की जांच में भी कौन सा प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। स्वर कुकर की स्वर भट्टी में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ये सब बात आपको याद ही होगा, है ना। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अवतल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और है, अब नहीं है दोस्त। मतलब टोटल क्वेश्चन कितना था, 30 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में रखा, और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें कि मैं प्रयास करूंगा 30 से ज्यादा क्वेश्चन, 40-50 लाने का। लेकिन अगर 40-50 नहीं हुआ तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। और मेरे ख्याल से ना दोस्तों, इसमें ना प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में
कम से कम मैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का कम से कम 2 से 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने लाइव आऊंगा। 2 से 3 पार्ट में इसको हमने क्या किया है, 2 से 3 भाग में बांट दिया, क्योंकि एक ही दिन में अगर हम आपको ढेर सारा क्वेश्चन करवा दें तो आपको कहीं ना कहीं मतलब ढेर सारा वर्क करना पड़ जाएगा। इसलिए हमें एक ही दिन में सारा वर्क नहीं करना है, हमें धीरे धीरे करके, है ना। तो आज हमारा इस चैप्टर का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का हमने देखा। मिसकेलनियस हमारा क्वेश्चन था, परावर्तन से भी था, अपवर्तन से भी था। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पे, आज का जो हमारा टाइमिंग था दोस्तों, इसी टाइम पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी क्या करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। और इस समय जो है दोस्तों, वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है या जिस क्वेश्चन को पूछने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लाइव क्लास में रखा जाएगा, जिसका टाइमिंग आपको पता है कितने बजे दोस्तों, 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। और ये क्लास आपका तब तक जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, तब तक आपका ये लाइव क्लास चलता रहेगा। और किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट या किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट्स को अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में आप कह सकते हैं, या आप ऑफलाइन क्लास भी करते तो आप वहां भी बता सकते हैं, या आपके सर्किल में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सारे को आप, अगर वो भी क्लास करना चाहता है तो आप उसको भी यह टाइम बता देंगे, आप उसको लिंक शेयर कर देंगे और वो भी घर बैठे आराम से क्या कर सकता है, क्लास कर सकता है। और जितने भी मिसकेलनियस क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को वो क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, सीख पाएंगे, देख पाएंगे। और एक बार नजर से जब सारा क्वेश्चन गुजर जाएगा तो हमें नहीं लगता कि आप एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही। और जाते जाते मैं आपको यह कहूंगा कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ही नजदीक है, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही कम समय में होने वाला है, क्योंकि अब एग्जाम का समय बहुत ही नजदीक आ गया है। तो कम समय में हम लोगों को कितना मेहनत करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, है ना, आपके पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, आपका माहौल सही होना चाहिए। अगर आप इस समय मेहनत नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो फिर आप अपने आप में कभी बदलाव नहीं ला पाएंगे। ये बदलने का समय, अपने आप को उस माहौल में ढालने का समय है। अगर इस समय अपने आप को उस माहौल में ढाल देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छा बदलाव कर पाएंगे अपने आप में। अन्यथा अगर आप अपने आप को उस माहौल में नहीं ढाल पाते हैं और अपने को पढ़ाई में सजग नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन 16 लाख बच्चों से क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा और आपका सारा फीडबैक भी क्या हो जाएगा, समाज की नज़र में खराब हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई में तत्पर रहना है और अपने आप को क्या करके रखना है दोस्तों, अपने आप को सजग रखना है, अपने आप को एक्टिव बना के रखना है और माइंड को बिल्कुल फ्री करके रखना है। तब जाकर के आप बेहतर कर पाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं आप अपने आप से भी क्या हो जाएंगे, अपने लेवल से भी नीचे चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, नहीं करना है, आप अपनी कमी को खुद से समझते हैं, अपनी कमी को आप खुद से बेहतर समझ पाएंगे। तो जो कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।